नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस में। आज बात करते हैं एक बीमारी जिसका नाम है रानीखेत डिजीज़। एक वायरल बीमारी है। इसको न्यू कैसल डिजीज़ भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले रिपोर्ट अमेरिका में न्यू कैसल में हुई थी, तो इसको एनडी डिजीज़ या न्यू कैसल बोलते हैं। इंडिया में उत्तराखंड में रानीखेत एक जगह है, वहाँ पे इसका पहला केस आया था, तो इसलिए इसको रानीखेत बीमारी बोलते हैं। ये एक वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और अ, वायरस में भी ये एवियन पैरामिक्सो वायरस से होती है। तो बहुत ही कॉमन बीमारी है। अमूमन पूरे साल सभी फार्मर इस बीमारी से परेशान रहते हैं। ये बीमारी किसी भी फ्लॉक के किसी भी स्टेज में हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, तो इसलिए ये और ख़तरनाक है। अच्छा, मोर्टेलिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये बीमारी 3 तरह की होती है। पहली तो वेल्लोजेनिक स्ट्रेन वो हुआ कि जिसके अंदर रोग फैलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जिस वायरस के अंदर। और इसको नापते कैसे हैं? इसको नापते हैं हम लोग, एक ICPI टर्म होता है, एक मानक होता है, इंट्रासेरेब्रल पैथोजेनिसिटी इंडेक्स। यानी किसी वायरस की या इस पैरामिक्सो वायरस की रोग फैलाने की क्षमता। तो एक मानक रख लिया गया कि अगर इसका ICPI 2 या 2 से ज़्यादा है तो वो वेलोजेनिक स्ट्रेन कहलाएगी और वो बहुत ज़्यादा बीमारी फैला सकती है। इतनी ज़्यादा कि वो मोर्टेलिटी 90 से 100% तक भी कर सकती है। अगर इसकी ICPI थोड़ा कम है तो वो मीसोजेनिक स्ट्रेन में आती है। मीसोजेनिक स्ट्रेन थोड़ा मॉडरेट होती है, मोर्टेलिटी कम होगी, उसके लेजेंस भी कम मिलेंगे। और तीसरा लेंटोजेनिक बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन होता है और इससे रोग फैलाने की क्षमता भी उसकी बहुत घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गए 3 तरह की कि रोग फैलाने की क्षमता इस वायरस के स्ट्रेन की कितनी है। फिर ये कितने तरह की हो सकती है, तो ये 3 तरह की हो सकती है। एक को बोलते हैं विस्ट्रोट्रॉपिक। RD में क्या अपने को लेजेंस मिलेंगे कि विसरल आर्गन्स पे उसके लेजेंस मिल जाएंगे, यानी कि जब आंतें खोलेंगे तो आंतों के अंदर हेमरेजेस मिलेंगे। कई बार आते नहीं भी खोलेंगे, बाहर से ही वो हेमरेजेस दिख जाते हैं। स्प्लीन छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लीवर पे कई बार दाने से मिल सकते हैं, हल्के हल्के पिन पॉइंट। और प्रोवेंटिकुलस जो होता है, यानी गिजार्ड के नीचे जो गांठ होती है, अगर प्रोवेंटिकुलस खोलते हैं तो प्रोवेंटिकुलर टीथ जो होता है उस पे लाली मिल जाती है। तो ये विस्ट्रोट्रॉपिक हो गई। फिर एक न्यूरोट्रॉपिक होती है। न्यूरोट्रॉपिक यानी ब्रेन से रिलेटेड। तो ब्रेन से रिलेटेड में क्या होगा कि कई बार उसकी गर्दन भी घूमेगी, पैरालिसिस भी होगा। तीसरा न्यूमोट्रॉपिक में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेल्स आएंगे, उसके ट्रैकिया में आपको लाली भी दिख जाएगी, म्यूकस भी दिख जाएगी, तो जिससे साउंड भी घरड़ घरड़ की आवाज़ भी आएगी, लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। तो ये 3 तरह से हो सकती है, यानी कि विस्ट्रोट्रॉपिक, न्यूरोट्रॉपिक और न्यूमोट्रॉपिक। अब इस वायरस की खासियत क्या है कि अभी आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर है तो ये वायरस 30 से 100 दिन तक सर्वाइव करता है। तो ये आपके फार्म पे पड़ा भी मिलेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि अगर 35-37 डिग्री हो जाती है तो ये इसकी उम्र 1 हफ्ते रह जाएगी। अगर 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो गया तो इसकी उम्र 12 से 40 घंटे 45 घंटे तक ये वायरस अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमने वैक्सीन ही लगानी होती है। अब अगर सिम्टम की बात करें कि सिम्टम कैसे कैसे दिख सकते हैं हमें, दोस्तों इस बीमारी के हर बर्ड में अलग अलग सिम्टम दिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम एक साथ दिख ही जाए। किसी में कुछ दिखेगा, किसी में कुछ दिखेगा, लेकिन हमको एक आइडिया लगाना होता है। तो सबसे पहले अगर सिम्टम की बात करें तो बर्ड डिप्रेस्ड हो जाएगा, आँख बंद करके बैठ जाएगा, पंख समेट लेगा, भूख ख़त्म हो जाएगी, हरा या पीला डायरिया हो सकता है उसके अंदर, बुखार 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, पैरालिसिस मैंने बताया हो सकता है अगर न्यूरोट्रॉपिक है तो। लेयर के केस में एक प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है। कई बार जो अंडे निकलते हैं उसमें
एग शेल बहुत कमज़ोर होगा या कई बार बिना एग शेल के ही वो निकलते हैं। पोस्टमार्टम लेजेंस में जैसे मैंने बताया कि अल्सर्स निकलेंगे इंटेस्टाइना में, और प्रोवेंटिकुलर टीथ के ऊपर वो हो जाएगा, पैपिला जो होता है वो लाल हो जाता है, प्रोवेंटिकुलर टीथ वाला। इसके बाद सीकल टॉन्सिल्स पे आपको ब्लडी हेमरेजेस मिल जाएंगे। स्प्लीन छोटा हो सकता है, मोटल्ड हो सकता है, चेहरा सूज सकता है, और कई बार कॉम्ब जो उसका कलगी होती है वो सूज सकती है और पर्पल हो सकती है। लीवर में दिक्कत दिख सकती है, लंग्स कंजेशन हो सकता है, ट्रैकिया में कंजेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको इस बीमारी में दिखती हैं। अगर वेलोजेनिक स्ट्रेन है तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 90 to 100% तक। मीसोजेनिक में 30-40% तक, और लेंटोजेनिक में कभी कभी नहीं भी होती है मोर्टेलिटी, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके इलाज के लिए क्या करते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ICPI के हिसाब से हम वायरस के स्ट्रेन को पहचानते हैं। तो जो सबसे कम ICPI वाले वैक्सीन्स होती हैं, जैसे B1 या F1, वो हम शुरू में 4-5वें दिन या 7वें दिन तक उसको दे देते हैं। उसके खिलाफ उसकी एंटीबॉडी बनती है, जो कि आगे आने वाले समय में उस बर्ड की इस रानीखेत बीमारी से रक्षा करती है। इसके बाद लसोटा जो 20वें-22वें दिन दिया जाता है, 20 से 22 दिन के बीच में, उसकी ICPI 0.4 या 0.44 तक होती है। तो वो थोड़ी सी स्ट्रेन तगड़ी है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन भी फिर और अच्छा होता है। तो ब्रायलर के केस में तो हम ये दोनों ही देते हैं। लेयर के केस में फिर R2B भी दी जाती है 9वें हफ्ते में। फिर उसके बाद उसमें एंडी किल्ड वगैरह भी दी जाती है, ताकि उसकी प्रोटेक्शन ताजिंदगी चलती रहे। दोस्तों, इस बीमारी का कोई टिपिकली इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी के लिए हमने कोई एंटीबायोटिक लगा दी तो उसका वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सुरक्षा ही बचाव है। सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन करना ही करना है। वैक्सीन करेंगे तो वो बर्ड को बचा लेंगे। अब अगर बीमारी आ जाती है तो क्या कर सकते हैं? तो हम उस बर्ड की इम्यूनिटी को ही बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो बाज़ार में कई तरह के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट है इमॉन, उसका बहुत फ़ैन हूँ। तो वो चलाते हैं। तो वो एक तो इनेट इम्यूनिटी जो शरीर में होती है, और दूसरी ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि शरीर के बाकी ग्लैंड से मिलकर बनाते हैं, वो दोनों में ही काम करती है और अच्छा बर्ड को रिकवर करने में अच्छी मदद करती है। बाकी चीज़ें सिम्टोमेटिक होती है। अगर लीवर में कोई दिक्कत दिख रही है तो कोई लीवर टॉनिक दे दीजिए, किडनी में कोई दिक्कत दे रही है तो किडनी दे दीजिए, कोई म्यूकोलिटिक यानी कि एक्सपेक्टोरेंट या कफ सिरप वगैरह अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से इसकी रोकथाम की जा सकती है। अब अगर बीमारी आ गई और हमें अगले बच्चों की तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा फ्यूमिगेशन पे ध्यान देना होगा कि लगभग 55 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट और 75 ml फार्मोलिन, इसका धुआं करेंगे 100 क्यूबिक फीट पे। अगला बच्चा डालने के पहले अगर हम ये करते हैं, 55 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट और 75 ग्राम फार्मोलिन 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से, इसका अगर हम धुआं करते हैं तो जो शेड में वायरस है उससे हमें राहत मिल जाएगी, वो वायरस को ख़त्म करने के काम आएगा। तो दोस्तों ये करें, और इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही मस्ट है। वैक्सीनेशन करें, बर्ड की इम्यूनिटी सलामत रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। नमस्कार, धन्यवाद।